हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में जीएसटी के अंदर आईटीसी ब्लॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्लॉक आईटीसी, जैसा कि आप जानते हैं, आईटीसी जीएसटी का एक बैकबोन है। उसके बगैर आप जीएसटी की कल्पना नहीं कर सकते। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सेंट्रल जीएसटी में सिचुएशन बताए गए हैं जिसमें आप आईटीसी नहीं ले सकते। आप उसे आईटीसी ब्लॉक बोलें, आप उसे नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी बोलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। इसका रीजन समझिएगा। जब आपका सप्लायर आपके किसी पर्टिकुलर मंथ के परचेज के लिए, आपका सप्लायर अगर अपनी सेल रिपोर्ट करता है विद इन टाइम लिमिट, विद इन ड्यू डेट, चाहे वो 11 तारीख हो, 13 तारीख हो अगले महीने की, तो वो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है आईटीसी। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ठीक है तो 2B में आपके रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा। लेकिन अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप उस आईटीसी को क्लेम करें, अवेल्ड करें या नहीं करें। इसीलिए 17(5) बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, क्योंकि वो तो ओपन होता है सबके लिए। आप चाहो तो आईटीसी ले लो, गवर्नमेंट देखने नहीं जा रही कि आपने क्या गड़बड़ किया है। वहां तो दिखेगा आपको आईटीसी 2B में, लेकिन आपको ही डिसाइड करना है कि मैं इसे लूं, अवेल करूं कि ना करूं। और इसका डिसीजन लेने से पहले 17 सबसेक्शन 5 को अच्छे से समझना जरूरी है। 17(5) में जो ब्लॉक आईटीसी के सिचुएशन है, वहां आप आईटीसी नहीं ले सकते, भले ही 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, फिर भी आपको आईटीसी नहीं अवेल करना है। अदरवाइज जो कंसिक्वेंसेज हैं इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी की भी, वो भी लागू की जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 17 सबसेक्शन 5, बहुत सारे सिचुएशन है। सबसे पहले केस में ले रहा हूं मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में मैंने दो पार्ट बनाए, एक गुड्स मोटर व्हीकल और एक पैसेंजर मोटर व्हीकल। गुड्स मोटर व्हीकल को मैं ट्रक कहूंगा, आप उसे लॉरी भी समझिएगा, और पैसेंजर मोटर व्हीकल को हम कार और बस बोलेंगे। बट कार के अंदर जीप और इस तरह की सारी चीजें आ जाएंगी। गुड्स मोटर व्हीकल के आईटीसी में कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। मतलब अगर आपने सेक्शन 16 में डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक से रखा है, बिजनेस यूज के लिए खरीदा है, तो 17(5) उसे ब्लॉक नहीं करता। गुड्स मोटर व्हीकल का आईटीसी आपको हर हाल में मिलेगा, आपको उसे बस बिजनेस में यूज करता हुआ दिखाना है। पैसेंजर मोटर व्हीकल यानी कार और बस की बात करें तो पैसेंजर मोटर व्हीकल के दो पार्ट बना दिए हैं, ए और बी सिचुएशन। सिचुएशन ए, अगर पैसेंजर मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13% से ज्यादा है, 13% लिखा है यहां, आप समझिएगा, 13 पैसेंजर नहीं, पर्सन, मतलब ड्राइवर को मिलाकर अगर 13 व्यक्ति के बैठने की कैपेसिटी है, 13 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 13 से ज्यादा बैठने की कैपेसिटी है, तो आईटीसी आपको मिल जाएगा, बस बिजनेस यूज होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर 13 या उससे कम है, यानी 13 भी ब्लॉक में ही सिचुएशन में आएगा और उससे कम है तो भी आएगा, 13 या उससे कम है, तो सिर्फ आप 4 परिस्थितियों में आईटीसी ले सकते हो, सिर्फ 4 केस। अगर आपने उस कार और बस को, भाई मैं कार बोल रहा हूं, बस बोल रहा हूं, कार और बस को अगर आपने उसे स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है, यानी बेचने के लिए रखा है, ट्रेडिंग का काम है आपका, और ये बात हो रही है खरीदने की, जैसे मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हम बात नहीं कर सकते यहां पर। हम बात कर रहे हैं अगर किसी ने मोटर व्हीकल खरीदा, तो खरीदने पर जो उसने जीएसटी पे किया है, उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं। मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर खरीदते थोड़ा ही है, वो तो बनाते हैं, और वो तो अपना डाउट रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल एज ए इनपुट, आपने उसे परचेज किया, गुड्स मोटर व्हीकल है, मिल जाएगा आईटीसी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पैसेंजर मोटर व्हीकल है तो यहां दो केस है। पहला, 13% से ज्यादा कैपेसिटी है, या 13% या उससे कम कैपेसिटी है। 13% से ज्यादा कैपेसिटी है तो आईटीसी मिल जाएगा, 13% से कम कैपेसिटी है
तो 4 केसेस में आईटीसी अलाउड होता है। स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है, ट्रेडर हैं वो। दूसरा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो। तीसरा, ड्राइविंग स्कूल का काम है, इस वजह से रखा है। और चौथा, मोटर व्हीकल रेंटिंग का काम है, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। 4 केसेस को छोड़कर बाकी केसेस में कार और बस जिसकी कैपेसिटी 13 पर्सन या उससे कम है, वहां आईटीसी ब्लॉक है, नहीं मिलेगा। दूसरा केस ले रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन है व्हीसल एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में आप हेलीकॉप्टर भी यूज करेंगे, व्हीसल में शिप, बोट, ये सब इसके अंदर आएगा। और हमारी बात किस पर है? व्हीसल एयरक्राफ्ट के परचेज पर जो आपने जीएसटी पे किया है, हम क्या उसका आईटीसी ले सकते हैं? यहां पर जवाब क्या है, सुनिएगा। यहां पर जवाब है 6 केसेस में आप ले सकते हैं। 6 केसेस है यहां पर। पहला केस, अगर आप अपने गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे रखते हैं, अपने गुड्स के, रेंट पे नहीं दे रहे, खुद के गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखते हैं। दूसरा केस, दूसरे के गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने रखा है, यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम। पहला केस फिर से समझा देता हूं, मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद के एयरक्राफ्ट या व्हीसल का यूज कर सकता हूं। इन दैट केस मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। दूसरे के लोगों के गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूं तो भी मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। तीसरा केस, अगर स्टॉक इन ट्रेड के लिए रखा है तो भी मुझे आईटीसी मिलेगा। चौथा केस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा है, मुझे आईटीसी मिलेगा। पांचवा केस, नेविगेशन फ्लाइंग स्कूल है मेरा और इसके लिए मैंने रखा है तो आईटीसी मुझे मिलेगा। और लास्ट केस है रेंटिंग के लिए, अगर मैंने इसे रखा है तो मुझे आईटीसी इसके परचेज पर मिल जाएगा। बाकी अदर केसेस हैं, अदर कोई भी यूज है, मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने देखिए अभी तक आपको डिस्कस करके दिया मोटर व्हीकल, चाहे कार, बस, ट्रक, व्हीसल और एयरक्राफ्ट, इन तीनों को एक साथ जोड़िए। मोटर व्हीकल, व्हीसल और एयरक्राफ्ट, इन तीनों को एक साथ जोड़कर सोचिए, इनकी सर्विसिंग मैं करवा रहा हूं। सर्विसिंग एक सर्विस है जिसके ऊपर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। मैं इनका इंश्योरेंस करवा रहा हूं, मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। मैं इनका रिपेयर करवा रहा हूं, मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। तो मैंने इसका नाम रखा है SIR, सर। सर की सर्विस के ऊपर जीएसटी मैंने दिया है। S सर्विसिंग, I इंश्योरेंस, R रेंटिंग। SIR की सर्विस पर जो मैंने जीएसटी दिया है, आई वॉन्ट टू नो कि क्या मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं। जवाब है, अगर मोटर व्हीकल, चाहे पैसेंजर हो, गुड्स हो, एयरक्राफ्ट और व्हीसल, इनको अगर मैंने खरीदा था और खरीदने पर मुझे इसका आईटीसी मिला था, अभी पीछे जो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए उसमें मैं आ रहा हूं, मुझे आईटीसी ब्लॉक नहीं है, मुझे आईटीसी मिला। अब ऐसे मोटर व्हीकल, व्हीसल, एयरक्राफ्ट के सर्विसिंग, इंश्योरेंस और रिपेयर के खर्चे पर जो जीएसटी में पे करूंगा, उसका भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। आप इसका इस तरीके से जांच कर सकते हो, क्वेश्चन में सिचुएशन को इस तरीके से परख सकते हो कि अगर मैं इसे खरीदता, जिस मोटर व्हीकल, जिस जिस व्हीसल, जिस एयरक्राफ्ट का आपने इंश्योरेंस, रिपेयर, सर्विसिंग करवाई, अगर आप उसे खरीदते तो क्या आपको उसका आईटीसी मिलता? यानी खरीदा तो है ही आपने, आपके पास आया कैसे? तो खरीदने पर क्या आपको आईटीसी मिला था उसका? आंसर है यस। तो फिर सर्विसिंग, इंश्योरेंस और रिपेयर के सर्विस के ऊपर जो आप जीएसटी पे करोगे, उसका भी आईटीसी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब ये केस तो गवर्नमेंट ने सोचा, लेकिन इस केस में 2 लोग फंस गए बेचारे। 2 लोग फंस गए। कौन? भाई, सरकार ने कैटेगरी कैसे बनाई, क्राइटेरिया क्या फिक्स किया कि अगर आपने इसे खरीदने पर आईटीसी क्लेम किया है तो इसकी सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर पर भी आईटीसी ले लेना। अब इस सिचुएशन में 2 लोग फंस गए। उन्होंने कहा हमारा तो बेड़ा गर्क कर दोगे आप। गवर्नमेंट ने पूछा जी आप कौन? उन्होंने कहा मैं मैन्युफैक्चरर। अब आपने पूछा था अगर इसे खरीदा तो आपने आईटीसी लिया क्या? अरे भैया मैंने खरीदा ही नहीं, मैंने तो बनवाया। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ, ये तो सिचुएशन फंसने जैसा है, आपने बनवाया। और दूसरा व्यक्ति कौन है जो परेशान है? दूसरा व्यक्ति था इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने कहा मेरा तो है ही नहीं, मैंने खरीदा तो छोड़ो, मेरा है ही नहीं, मैंने तो मोटर व्हीकल, व्हीसल, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस बेचा है। अब जब उसमें कोई डेंट लगता है तो वो मेरे पास आते हैं रिपेयर करवाने। तो इन दैट केस मैं रिपेयर के खर्चे तो करूंगा,
मुझे आप उसका आईटीसी दोगे कि नहीं, क्योंकि आपने तो शर्त ये रख दी कि खरीदने पर लिया है तो इसका मिलेगा, हमने तो इसे खरीदा भी नहीं। और कई बार इंश्योरेंस कंपनी सब इंश्योरेंस भी कराती है, तो ऐसे केस में वो पूछ रही है कि हमको आईटीसी दोगे कि नहीं दोगे। गवर्नमेंट ने कहा आप एक्सेप्शनल केस हो, मैन्युफैक्चरर को और इंश्योरेंस कंपनी को इसका आईटीसी मिल जाएगा। मतलब सर्विसिंग, इंश्योरेंस और रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल, व्हीसल, एयरक्राफ्ट, इन खर्चे के ऊपर जो जीएसटी है उनका आईटीसी किसको मिलेगा? एक्सेप्शनल केस में मैन्युफैक्चरर को और इंश्योरेंस कंपनी को। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट जो है ऑफिस के कुछ खर्चे हैं एम्प्लॉय के ऊपर। ऑफिस के कुछ खर्चे हैं एम्प्लॉय के ऊपर, जैसे कि फूड बेवरेज के खर्चे हैं, जैसे आउटडोर कैटरिंग के खर्चे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी है, टैक्सेबल हेल्थ इंश्योरेंस जिसको आप बोलते हैं। इन खर्चों को किया है किसी कंपनी ने, मैं कंपनी बोलता हूं, आप पार्टनरशिप फॉर्म मानिए, सोल प्रोप्राइटरी मानिए, फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस ने। तो बिजनेस ने इन खर्चों को किया। अब इन खर्चे पर जीएसटी आ गया। भाई गुड, अगर फूड बेवरेज खरीदा गुड्स के रूप में जीएसटी आएगा। आउटडोर कैटरिंग कराया तो सर्विसेज हैं, उस पर जीएसटी आ जाएगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया, जीएसटी आ जाएगा, सर्विस है। और कुछ हेल्थ सर्विस जो टैक्सेबल हैं वो भी खर्च किया, उस पर भी जीएसटी आ जाए। ये इनवर्ट सप्लाई है। एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस में ये 4 इनवर्ट सप्लाई लिया, फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ के टैक्सेबल हेल्थ के खर्चे, हेल्थ सर्विस। अब इन चारों के ऊपर उन्होंने जीएसटी पे किया है। बिजनेसमैन ने, टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, वो चाहते हैं कि उनको आईटीसी मिले ना मिले, क्या डिस्कशन है, क्या सिचुएशन है, डील किया जाए। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने ये इनवर्ट सप्लाई सेम आउटवर्ड सप्लाई के लिए लिया है, अगर आपने ये इनवर्ट सप्लाई सेम आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए लिया है तो आईटीसी इनवर्ट सप्लाई पे मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कंपनी से पूछा सरकार ने कि हुजूर आपने फूड और बेवरेज का खर्चा किया, क्यों किया, क्या रीजन है? कंपनी कहती है हम अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, तो पर्क्स के अंतर्गत ये सारे खर्चे किए गए हैं। यानी आपने सेम सर्विसेज के लिए ये इनवर्ट सप्लाई नहीं लिया, इसका मतलब आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी समझ ही नहीं आ रहा है, ये सेम सर्विस के लिए कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो समझ आता है। मान लीजिए मैं खुद एक कैटरर हूं और मुझे कहीं से ऑर्डर मिला है कैटरिंग का। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने उसे आउटसोर्स कर दिया, मिस्टर राम को दे दिया और राम ने मुझे बिलिंग की, तो इनवर्ट सप्लाई मेरा हो गया। और मैं इसी का बिलिंग आगे करूंगा तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई हो गया। ऐसे केस में राम से जो मैं आउटडोर कैटरिंग की सर्विस लूंगा उसका आईटीसी मुझे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है क्लब फिटनेस सेंटर। क्लब और फिटनेस सेंटर के ऊपर जो जीएसटी आप पे करते हो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक बिजनेसमैन, रजिस्टर्ड पर्सन क्लब और फिटनेस की सर्विसेज ले रहा है। क्यों ले रहा है? अपने एम्प्लॉय के लिए ले रहा होगा, यही बात होगी। अपने एम्प्लॉय के लिए ले रहा होगा, एम्प्लॉय के परक्विजिट्स के नाम पर ले रहा होगा। तो अगर एम्प्लॉय के परक्विजिट्स के नाम पर उसने ये सर्विसेज ली हैं तो उसको उसका जीएसटी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रेंटिंग। रेंटिंग कैब, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। यहां भी एक बिजनेसमैन, एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन इस इनवर्ट सप्लाई को ले रहा है। जवाब यह है कि 2 केसेस में आपको हम इसका आईटीसी देंगे। पहले सिचुएशन समझिएगा। एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन ने रेंटिंग कैब की सर्विस ली, कैब रेंटिंग की सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। इस इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी उसने पे किया है, क्या उसका उनको आईटीसी मिलेगा या ब्लॉक होगा? 2 केसेस में आईटीसी अलाउड है। पहला केस, अगर सेम सर्विस आउटवर्ड सप्लाई के लिए उन्होंने ये इनवर्ट सप्लाई ली। इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक इंश्योरेंस कंपनी खुद हूं और मुझे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बेचना है, मैंने बेचा है। अब अपने ही क्लाइंट के लिए मैंने सब इंश्योरेंस करवा लिया किसी और से। तो इस केस में जो मैं इंश्योरेंस लेता हूं उस पर जो जीएसटी देता हूं उसका मुझे आईटीसी मिलेगा। रेंटिंग कैब ले लीजिए, मेरा रेंटिंग कैब का काम है, लेकिन मैंने जो क्लाइंट पकड़ा
उसके लिए मेरे पास अभी कैब अवेलेबल नहीं है। ऐसे में मैंने दूसरे से ये सर्विस ली आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, तो मुझे इसके इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा। ये हुआ केस नंबर 1। दूसरा केस यहां पर यह है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन के जरिए किसी लॉ के ऑब्लिगेशन के अंतर्गत एम्प्लॉयर को कहा है कि आपको ये सर्विसेज अपने एम्प्लॉय को देनी होगी, रेंटिंग कैब देना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा। किसी फैक्ट्री एक्ट में मान लीजिए उन्होंने मेंशन कर दिया, मान लीजिए किसी शहर में नाइट जो ड्यूटी होती है वहां के लिए उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि आपको एम्प्लॉय को रेंटिंग कैब की सर्विस देनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर एम्प्लॉयर ये सर्विसेज लेता है अपने एम्प्लॉय के लिए ही, बेशक आईटीसी उस केस में उनको अवेलेबल है। ये 2 केसेस को छोड़कर, यानी सेम कैटेगरी के लिए वो आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है या गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशन के अंतर्गत दे रहा है, इन 2 केसेस को छोड़कर इनके ऊपर के जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता। अब यहां पर मैं आपको ये चीज मेंशन करके दूं कि जहां मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन के अंतर्गत अगर सर्विस दी जाए तो उस पर भी आईटीसी हम अलाउड करते हैं। ये सेम शर्तें पीछे जो मैंने 2 पॉइंट्स पढ़ाई, क्लब, फिटनेस, और उधर 4 पढ़ाया, फूड, ब्रेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, इन पर भी लॉ में लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर लें तो इनके ऊपर भी ये लागू होता है। क्या लागू होता है सर, जरा क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया, बताता हूं। मैंने कहा फूड, ब्रेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, क्लब और फिटनेस सर्विस, अगर ये भी एक एम्प्लॉय को दिया जाए एम्प्लॉयर द्वारा किसी कानून के अंतर्गत, ऑब्लिगेशन के अंतर्गत, जहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि आपको ये देना पड़ेगा, और तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है ये सर्विस, तो उसके लिए जो वो जीएसटी पे करेगा एम्प्लॉयर, आईटीसी उसको मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना एप्लीकेबल होगा वो तो डिपेंड करता है लॉ कैसा बना, किस लॉ के अंतर्गत कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। ज्यादातर केस में प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो रेंटिंग कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में यह संभावना हमें दिखती है कि गवर्नमेंट किसी ऑब्लिगेशन के अंतर्गत नोटिफिकेशन के जरिए एम्प्लॉयर को बाध्य कर सकता है कि आपको यह सर्विस देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को, तो वहां आईटीसी अलाउड है। अच्छा, ट्रैवल बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाता है, वेकेशन के लिए भेजा जाता है, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है, इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो कोई भी लीव ट्रैवल कंसेशन में तो अलावेंस मिल जाता है, वो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन के अलावा ट्रैवल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, एम्प्लॉय को हॉलिडे पैकेज दिया गया एम्प्लॉयर द्वारा कि आप कहीं घूम कर आओ फैमिली के साथ, आने जाने का खर्चा कंपनी देखेगी, रहना, खाना, पीना, घूमना कंपनी देखेगी। तो कंपनी ने जो भी देखा वो कंपनी के लिए परचेजिंग हो गई, इनवर्ट सप्लाई हो गया, उसके ऊपर कंपनी ने जीएसटी पे किया होगा। क्या उस जीएसटी का कंपनी को आईटीसी मिलेगा? जवाब है नो, नहीं मिलेगा। अगले मुद्दे पर चलते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड लोग मानते हैं। लोग मानते हैं कि यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर तो हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कि कब आईटीसी मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये सोचकर चलते हैं कि रिपेयर के केस में मिलेगा, कुछ लोग सोचते हैं कैपिटल रिपेयर में नहीं मिलता, रेवेन्यू रिपेयर में मिलेगा। इन सब चीजों की हम चर्चा करें। सबसे पहले देखिए, बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, बात हम कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, जैसे डैम है, पुल है, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर, पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री, ये 4 चीजों पर ध्यान दीजिए। लैंड बिल्डिंग को मैंने एक साथ रख लिया, सिविल स्ट्रक्चर रख लिया, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन फैक्ट्री आउटसाइड, फैक्ट्री के बाहर जो पाइपलाइन लगाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आईटीसी ब्लॉक है और नहीं भी है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट करोगे, वहां आईटीसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। लिफ्ट, लिफ्ट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पाइपलाइन इनसाइड फैक्ट्री और प्लांट मशीनरी जो जमीन से जुड़ी हुई है, क्या ये सब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर है यस। तो क्या इनके रिगार्डिंग कोई आईटीसी ब्लॉक का सिचुएशन बनता है? नहीं बनता।
चाहे आप, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, फिर से देख लो आप, मैं लिफ्ट की बात कर रहा हूं, पाइपलाइन इनसाइड फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, प्लांट मशीनरी जो अटैच्ड विद लैंड है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है टेक्निकली। लेकिन इसको अगर आपने बनवाया है, इनका कैपिटल रिपेयर करवाया है, इनका रेवेन्यू रिपेयर करवाया है, नो वरी अबाउट इट, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, यहां कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन किसमें है? लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री, ये जो 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आपने इसका रेवेन्यू रिपेयर करवाया और जीएसटी पे किया है तो आईटीसी आपको मिलेगा। साइड करते हैं। इनका अगर कंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिपेयर करवाया तो क्या केस बनता है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बार बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, खासतौर पर प्रोफेशनल तो नहीं होते होंगे बट स्टूडेंट्स खासतौर पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। लैंग्वेज ऐसी है, मैं आपको आपके लिए बहुत सिंपल करके बताऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझ भी आएगा, याद भी रहेगा और एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आईटीसी मिलेगा कि नहीं। लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर, पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री, अगर इनके बनवाने के ऊपर जीएसटी पे किया है, कंस्ट्रक्शन या इनके कैपिटल रिपेयर पे आपने जीएसटी पे किया है, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 4 मैंने बताई ये आपके खुद की है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और किसी और की है तो आपने कंस्ट्रक्शन क्यों करवाया, यानी आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, आपने कैपिटल रिपेयर क्यों करवाया, क्योंकि आप ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो किसी और के लिए, फिर आप इसको बनवाने में, इसके कैपिटल रिपेयर में, ये अगर किसी और का है, मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर, पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री मिस्टर राम का है और मैंने कंस्ट्रक्शन करा, यानी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो मैं कंस्ट्रक्शन 2 प्रकार से कर सकता हूं भाई साहब। एक, मैं रॉ मटेरियल खरीदूं और लेबर लाऊं और कंस्ट्रक्ट करवाऊं। दूसरा, मैं इसके कंस्ट्रक्शन का आउटसोर्स कर दूं, किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देके ठेका दे दूं। तो किसी को अगर मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसका, तो वो भी मुझे बिलिंग करेगा, उसका आईटीसी मुझे मिलेगा। और अगर मैंने रॉ मटेरियल वगैरह खुद खरीदा, खुद बनवाया, तो जो भी बिलिंग पर आईटीसी है, जीएसटी है, उसका आईटीसी मुझे मिलेगा, क्योंकि ये मैंने मिस्टर राम के लिए। अगर यही बिल्डिंग अपने लिए बनवाता तो मुझे नहीं मिलता। यही बिल्डिंग अपने लिए बनवाता, सिविल स्ट्रक्चर अपने लिए बनवाता, टेलीकॉम टावर अपने लिए बनवाता तो नहीं मिलता। किसी और के लिए करवा रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा। यानी अगर मैं इसका, चाहे मैं आउटसोर्स, 2 केसेस यहां कवर्ड है, चाहे मैंने इसके रॉ मटेरियल अलग खरीदे, लेबर अलग लिया, या मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया, दोनों एक साथ, बोथ केस में जवाब हां है और बोथ केस में जवाब ना है। अगर खुद के लिए करूंगा तो जवाब है नहीं मिलेगा, किसी और के लिए करूंगा तो जवाब है मिल जाएगा। बताइए, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एग्जामिनर, कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, राम ने अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग मुझसे बनवाई, मैंने ठेका ले लिया और मेरे पास 2 चॉइस थे, या तो रॉ मटेरियल मैं खुद खरीदूं, लेबर खुद अरेंज करके उनका काम करवाऊं, या रॉ मटेरियल लेबर पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिस्टर गोपी को दे दिया। तो गोपी मुझे जो बिलिंग करेगा उसका भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये मैंने अपने लिए नहीं, राम के लिए किया, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं। आप इस पर मत जाना कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आईटीसी मिल जाएगा, ऐसा मत सोचना। ये किसके लिए बनवाया ये जरूरी है मुख्य रूप से। सोचिए, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी और खुद के ऑफिस बनवाए, बिजनेस में यूज करना है मुझे अपना ऑफिस, तो खुद के लिए मैंने ऑफिस बनवाया, और इन दैट केस अगर मैंने किसी और से आउटसोर्स किया, या किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया, या लेबर मटेरियल मैंने खुद परचेज किया, तो मुझे उसके बिलिंग पर आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद के लिए किया, खुद के बिजनेस में यूज के लिए, मैं आगे के लिए नहीं कर रहा हूं। तो किसी और के लिए करूंगा तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, तो लॉ मेकर ने क्यों लिखा, आप इसको इग्नोर भी कर दीजिए, क्योंकि ये तो नहीं भी लिखते तो भी नहीं मिलता जीएसटी। यहां लिखा हुआ है कि अगर मैंने इनवर्ट सप्लाई कंपोजिशन लेवी वाले सप्लायर से लिया, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, सर्विसेज ली, और मेरा सप्लायर कंपोजिशन लेवी वाला, तो ऑब्वियसली वो मुझे जब बिलिंग करेगा तो उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस तो वो देगा ही नहीं, तो सेक्शन 16 ही रोक देगा मुझे जीएसटी लेने से, तो 17(5) की जरूरत ही क्या थी। लेकिन ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि यहां मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट में आते हैं, एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आप भी जानते हैं टेम्पररी बेसिस पर वो इंडिया में आते हैं,
टेम्पररी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सिंस वो रजिस्टर्ड पर्सन कहलाते हैं, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि भाई मुझे आईटीसी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं इंडिया में आया हूं कुछ सर्विस देने के लिए। गवर्नमेंट कहती है कि आप इंडिया में आए हो सर्विस देने के लिए, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, मतलब आपके इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी नहीं देंगे। बस आपने जो माल बाहर से इंडिया अपने साथ लाया है, इंपोर्ट किया है, उस पर जो आपने कस्टम ड्यूटी पे की होगी, जिसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी के रूप में आईजीएसटी लगा होगा, उस आईजीएसटी का हम आपको क्रेडिट दे देंगे। अदरवाइज जो लोकल परचेज किया आपने, लोकल सर्विस ली आपने, या बाहर से आपने सर्विस इंपोर्ट की, हम उसका जीएसटी का आईटीसी आपको नहीं। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में आपको याद इतना रखना है कि जो खुद साथ में गुड्स लाएगा, उसके ऊपर जो आईजीएसटी लगाया जाता है, उसका आईटीसी मिलता है। अदरवाइज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो उसके लिए जो उनका जो इनवर्ड सप्लाई होगा सर्विसेज देने के लिए, उनका आईटीसी उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां देखिए, मैं अपना तो मत देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो बस जो लॉ में लिखा है उसकी बात करने आया हूं। लेकिन मेरे मत के हिसाब से तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज है कंपनी की, वो कंपनी जो इस पे खर्च करती है, उनके ऊपर भी उनको जीएसटी आईटीसी मिलना चाहिए। बट ठीक है, लॉ कहता है कि नहीं मिलेगा। देखिए, इनकम टैक्स में भी सेक्शन 37(1) में प्रोहिबिटेड है कि आपका हम इस खर्चे को अलाउड नहीं करेंगे अगर अनलेस अदरवाइज कहीं मेंशन ना हो। तो देखिए, इनकम टैक्स तो अपने तरफ से क्लियर है। मैं इनकम टैक्स और जीएसटी को कंपेयर करूं तो इनकम टैक्स और जीएसटी एक जैसा नहीं है। एक कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जब खर्च करती है और वो पीएनएल में डेबिट करके उसका खर्चा क्लेम करना चाहती है, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट प्रोहिबिट नहीं करता कि बिल्कुल मना ही कर देंगे। इनकम टैक्स कहता है कि अगर किसी सेक्शन में आपके खर्चे मेंशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने एलिजिबल प्रोजेक्ट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्च किया, हो सकता है अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में आपने खर्च किया, वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम पे खर्च किया, तो हम यहां उसको अलाउड करेंगे। तो अगर उनके लिस्ट में आ रहा है सीएसआर, तो अलाउड है। और देखिए ना, अगर लिस्ट में नहीं भी आ रहा है तो 80G में अलाउड हो जाता है। पीजीबीपी में ना जाइए, इनकम टैक्स 80G में दे देता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अगर आपने डोनेशन वगैरह दिया है कहीं पर। लेकिन जीएसटी क्या कर रहा है? जीएसटी कह रहा है कि कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो भी एक्टिविटी की, उस पर जो भी जीएसटी वो पे कर रहे हैं, उसका हम उनको आईटीसी नहीं देंगे। तो ये मेरे समझ से थोड़ा सा परे है, लेकिन जो है तो है, अब उसको क्या कर सकते हैं, नहीं मिलता आईटीसी। अगला पॉइंट है, अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आपने कुछ इनवर्ट सप्लाई लिया है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। सेक्शन 16 कहता है कि बिजनेस पर्पज से अगर है तभी आईटीसी ले सकते हैं, तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, बट है, इसलिए हमने डिस्कस किया। तो जो जरूरत नहीं थी, अगर एग्जाम में नहीं भी याद रहा, तो देखिए पॉइंट्स वो रटवाएं के लिए पूछेंगे नहीं, वो तो आपको क्वेश्चन देकर सिचुएशन एनालाइज करवाएंगे कि बताइए यहाँ आईटीसी मिलेगा कि नहीं। तो ये चीजें नहीं भी याद रहेगी तो चल जाएगा, लेकिन उंगलियों पे गिन के याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि गुड्स, रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी अगर चोरी हो जाए, आप राइट ऑफ कर दो, किसी को गिफ्ट या फ्री सैंपल के रूप में बांट दो, तो 17(5)H कहता है कि इसके इनवर्ड सप्लाई पर जो भी आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। अगर आपने डायरेक्ट इसे खरीदा था, मान लीजिए हम बात करें रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल आपने खरीदा, आईटीसी आप ले चुके हो, अब वो खो गया, चोरी हो गई, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री बांट दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो कहते हैं कि परचेज का आईटीसी हम नहीं देंगे। लेकिन परचेज का आईटीसी तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, अब क्या होगा? तो बेसिकली 17(5) क्लॉज H फ्यूचर कंडीशंस के रूप में है कि आपने ले लिया है, बट हम कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, ये ब्लॉक था, तो अब आपका रिवर्सल रिक्वायर्ड हो जाता है। 17(5)H का रिवर्सल रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर आपका सप्लायर फ्रॉड में पकड़ा गया, उसने सेक्शन 74, 129
और 130 के अंतर्गत टैक्स इविजन के केस में जीएसटी जमा कराया, तो अब आप चौड़े में होकर नहीं कह सकते, चौड़े में आकर ये नहीं कह सकते कि उसने तो जमा करा दिया जीएसटी, तो परचेज तो मैंने ही किया था, तो मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं। नहीं ले सकते सर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी हो सकता है, बट एग्जाम के लिए ये वाला लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां 73 का जिक्र नहीं, तो 73 भी डिफॉल्टर का केस है, वहां भी पेनल्टी इंपोज की जाती है, बट यहां 74 का केस है। तो एग्जाम में ये सेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 74, 129, 130 टैक्स इविजन के केस में अगर जीएसटी आपका सप्लायर पे कर रहा है तो आप उसका आईटीसी अवेल्ड नहीं कर सकते, ये ब्लॉक आईटीसी। उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही रहा होगा ये सेशन, और इसी तरह आप मुझे सुनते रहें। आपके बेनिफिट के लिए अगर है तो, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए है तो, मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के काम आ जाऊं, आपके एग्जाम्स से रिलेटेड, आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, मैं इसी तरह के और भी सेशन और टॉपिक लाता रहूं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।